अध्याय 80। दानव शिकार खत्म हो गया है। वह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। वह सचमुच नहीं चाहती थी कि वह उसे कमजोर समझे। वह एक बार उनके सामने रो भी पड़ी थी। वह उसकी पूरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल था। वह अब भी इससे उबर नहीं पाई थी। यदि ओलिवर ने वास्तव में सोचा था कि वह सिर्फ रोने वाली बच्ची थी, तो उसे अपनी शक्तियां दिखानी होंगी। उसके मन के किसी कोने में वह अपने जुड़वा बच्चे का सम्मान खोना नहीं चाहती थी। उसने पहले कभी ऐसी चीजों की परवाह नहीं की थी, लेकिन किसी कारण से वह अब ऐसा नहीं चाहती थी, खासकर उसके साथ तो नहीं। लेकिन साथ ही उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे कुछ भी समझाने की जरूरत क्यों पड़ी? वह अपनी माँ के अलावा किसी को भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। ओह, उसके मन में निराशा की लहर दौड़ गई, इसलिए वह उसे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह कैसे जान सकती थी कि उस पल ओलिवर ये देखकर स्तब्ध था कि एक बच्चा कितना निर्दयी हो सकता है। उन्होंने आज भविष्य के पावरहाउस की निर्ममता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उसे लगा कि वह इतनी ताकतवर है कि अकेले 2 राक्षसों को संभाल सकती है। भले ही उसने मदद न की हो, फिर भी देर सवेर उसने उन्हें अपने वश में कर लिया होगा, खासकर यदि उसने कबीले और अपनी विशेष आंखों से उन शक्तिशाली गुप्त तकनीकों का उपयोग किया हो। उसने उसे अपनी ओर घूरते हुए देखा और अचानक हैरान हो गया। इंतजार, वह मुझसे नाराज नहीं है क्योंकि मैंने उसका शिकार चुराया है, ठीक है? उसे कुछ चिंता महसूस हुई। वह इस ठंडी गुड़िया के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था। उन्होंने देखा था कि कैसे ऐसे समय में जब नायक उनकी मदद करता था, तो वे अपने शिकार को चुराने के लिए नायक से लड़ना पसंद करते थे। लेकिन उसका दिमाग इतना जटिल था कि उसे अक्सर वह काम करना मुश्किल लगता था जो उसके अनुकूल हो। उसने अपना सिर हिलाया और ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन शांति से अपना ताबीज उठा लिया। चूंकि उन्होंने अपने तावीज़ों का उपयोग कर लिया था, इसलिए यदि वे चाहे तो उन्हें जंगल से बाहर जाने की अनुमति दी गई। उसने देखा कि नादिया ने पीछे मुड़कर अपना ताबीज उठाने से पहले उस पर एक और गुस्से भरी नजर डाली। उसने एक क्षण के लिए आकाश की ओर देखा, फिर वापस उसकी ओर देखा। वह जल्द ही घटनास्थल से चली गई, संभवतः शुरुआती प्रवेश द्वार पर वापस जा रही थी। वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, वह किसी और चीज के बारे में अधिक उत्सुक थी। इससे पहले उसने राक्षस को अचानक अपने स्थान पर जमते हुए देखा था, क्योंकि ओलिवर उसकी ओर दौड़ा था। इसकी ध्वनि से दानव निश्चित रूप से स्तब्ध रह गया था या प्रतिक्रिया करने में भी व्याकुल हो गया था। क्या उसने राक्षस पर किसी प्रकार का सम्मोहन किया था? इतना ही नहीं, बल्कि उसकी ताकत। उसे क्या हो गया था? आखिरी बार जब उसने उसे देखा था, तो वह इतना भी मजबूत नहीं था कि भाई बहनों से लड़ सके, लेकिन अब वह अकेले ही एक छोटे स्तर के राक्षस से निपट रहा था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात बदल सकती थी। वह कुछ सोच में पड़ गई। शायद उसे एक बार फिर से शरीर को मजबूत बनाने वाला एक और अमृत हाथ लग गया था और उसने खुद ही इसका इस्तेमाल किया था। ये बात समझ में आने लगी। पिछली बार जब वह उसके आंगन में आया था, तो उसके पास एक काला बक्सा भी था और उसने उसे देने का इरादा किया था, लेकिन उसने उस समय दृढ़ता से इनकार कर दिया था। तो संभावना थी कि उसने डिब्बे में मौजूद अमृत का इस्तेमाल खुद ही किया हो। उसके पास कुछ अनुमान थे, लेकिन उसने उस पर ध्यान न देने का फैसला किया। उसे उसके व्यवसाय में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ओलिवर भी सोच में पड़ गया। अब वह क्या करे? वैसे भी उसकी तलाश लगभग खत्म हो चुकी थी। क्या उसे जाकर दूसरों को लूटना चाहिए? जब ओलिवर ने इसके बारे में सोचा तो उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसके विरुद्ध निर्णय लिया। उसमें उतनी ऊर्जा नहीं बची थी। ये बहुत तुच्छ होगा, और उसे संदेह था कि इस जंगल में उनके पास कुछ भी सार्थक है। वह भी शुरुआती बिंदु की ओर चला गया। वह पूर्व दिशा में था, इसलिए उसे केवल उस रास्ते का अनुसरण करना था, और देर सबेर वह वहीं होगा। वापस आते समय उनकी मुलाकात अन्य प्रतिभागियों से भी हुई। शिकार का समय लगभग खत्म हो चुका था और अब सभी लोग बाहर की ओर लौट रहे थे। आसपास के राक्षसों ने समूह से निकलने वाली भारी मात्रा में एस्पेरा को महसूस करते हुए बच्चों की भीड़ के करीब आने की हिम्मत नहीं की।
तो कुल मिलाकर ये वापसी की आसान यात्रा थी। राक्षस शिकार अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। जो लोग अभी भी अंदर हैं उन्हें वापस लाया जाएगा और आप में से बाकी लोग अब पकड़े गए राक्षसों को बड़ों के सामने दिखाएंगे। पहले वाला वही बुजुर्ग एक परिचित राक्षसी पक्षी के साथ एक बार फिर प्रकट हुआ। उन्होंने बच्चों को प्यार से हिदायत दी। ये सभी कबीले की सर्वोत्तम फसलें थीं और इनमें काफ़ी संभावनाएं थीं। वह उनके परिवारों या उनसे चर्चा करने के बाद उनमें से किसी एक को अपने निजी छात्र के रूप में लेने पर भी विचार कर सकता है। उसकी नज़रें भीड़ में एक सफ़ेद बालों वाले सिर पर जाने से खुद को नहीं रोक सकी, जो समूह में रॉयल्टी का विशिष्ट संकेत था। वह अन्य बुजुर्गों में से थे और उन्होंने उस समय इस छोटे से लड़के का करतब देखा था। वह निर्दयी था और दोनों भाई बहनों को अपंग बनाने में भी संकोच नहीं करता था। उन्हें जंगल से बाहर लाए जाने के बाद तैयार डॉक्टरों की एक टीम ने तुरंत उनकी स्थिति की जांच की। वे दोनों बुरी तरह से अपंग हो गए थे और यदि उन्हें उपचार करने वाला अमृत उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर उनकी प्रतिभा और क्षमता को कुचल दिया था। उन्हें लग रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच कोई अंदरूनी कहानी है। ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को इस राक्षस शिकार से पहले से जानते हों। उनकी हरकतों से यह शिकार की घटना से पहले सभा के दौरान हुए छोटे मोटे झगड़े या दोनों के बीच बदले की भावना से जुड़ा मामला हो सकता है। उनकी आंखें एक दूसरे के प्रति नफरत से भरी थीं। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन जिस चीज में उसकी अधिक रुचि थी वह ओलिवर की क्षमताएं थीं। उसने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया था, लेकिन ओलिवर एक साधारण बच्चा था जिसके शरीर में एस्पेरा की मात्रा औसत से कम थी। यह विश्वास करना असंभव था कि वह उन दो अज्ञात शक्तिशाली तकनीकों को पूरा कर सकता है। उन तकनीकों में बाद में और भी अधिक डरावनी क्षमताओं में विकसित होने की क्षमता थी। आखिर उसने उन तकनीकों को प्राप्त करने का प्रबंधन कैसे किया? और सबसे पहले उन डरावनी तकनीकों का निर्माण किसने किया? कहानी खत्म। अलविदा।